हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ सहारा के डिपॉजिटर्स के लिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के ज़रिए से ये सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है, इसकी क्या सच्चाई है, क्या इसकी असलियत है। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कई सारे वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को कामयाब बनाते, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, तो मैं दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, फिर आगे चल करके और भी सारे वीडियोज़ लेकर आने की कोशिश करूँगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो अब आइए बात कर लेते हैं, ये सहारा रिफंड पोर्टल जो बनाया गया है ये किसी काम का है या फिर नहीं। तो देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये काम कर रहा हो, कुछ लोगों को इससे कुछ रिफंड मिल गया हो, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे लिए तो ये किसी काम का नहीं रहा है। और मैं इस वीडियो में अपना जो एक्सपीरियंस है सहारा रिफंड पोर्टल के साथ में वो शेयर करने वाला हूं, और मेरा जो ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूँ। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब आइए सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो जो मेरे फादर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि उनके पास जो भी जमा पूंजी थी, जितने भी उनके पैसे थे, उन्होंने सहारा की अलग अलग स्कीम्स में जमा की, और ये सालों से वो करते आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ अपने नाम से नहीं जमा की, बल्कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में दूसरों के नाम से भी जमा की, जैसे कि ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर वगैरह के नाम से भी उन्होंने सहारा की अलग अलग स्कीम्स में, किसी एक स्कीम में नहीं, अलग अलग स्कीम्स में जमा किया। तो सहारा में इस टाइम पे हमारे घर के लाखों रुपए फंसे हुए हैं। तो आपके दिमाग में यहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के ज़रिए से सहारा रिफंड पोर्टल बना दिया गया है, सरकार ने इसके बारे में जानकारी भी दे दी है कि कैसे जो है आप सहारा में अपने फंसे पैसे को निकाल सकते हैं। तो सहारा रिफंड पोर्टल के ज़रिए से काफ़ी लोग आवेदन कर रहे हैं, तो आप भी आवेदन करके निकाल लीजिए इसमें जो भी आपके पैसे फंसे हुए हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि सहारा रिफंड पोर्टल के ज़रिए से अगर हमारा पूरा अमाउंट नहीं निकल पा रहा है तो थोड़ा बहुत अमाउंट कुछ तो निकल जाए, लेकिन अब तक जितनी हमारी कोशिशें रही हैं वो सारी की सारी नाकाम हुई हैं। और एक बात का आपको ध्यान देना है, किसी एक के नाम से सहारा में हमारे पैसे जमा नहीं थे, बल्कि हमारे परिवार में कई सारे लोगों के नाम से पैसे जमा है सहारा में। लेकिन हमने सभी के नाम से आवेदन किया और सभी का रिजेक्ट हो गया। सभी का जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन है, वो रिजेक्ट कर दिया गया। और इसमें क्या रीजंस बताया गया वो अभी मैं आप लोगों को आगे चल करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के ज़रिए से बनाया गया सहारा रिफंड पोर्टल है, ये हमारे लिए बहुत ही बेकार साबित हुआ है, बहुत ही ख़राब हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हमने इतनी मेहनत करी, इतना इसके लिए हेडेक लिया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और मेरे ख्याल से इतनी मेहनत अगर हम किसी और काम पे कर देते तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाता, लेकिन यहाँ पे इसका रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो रहा है। तो कौन कौन सी परेशानियाँ झेलनी पड़ी और उसके लिए क्या कुछ हमें करना पड़ा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और फिर क्या रिजल्ट निकल करके आया ये भी आप लोगों को जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले तो जब एप्लीकेशन सबमिट हो गया, हमारे परिवार में कुछ लोगों का ही सबमिट हुआ था शुरू में, तो कुछ लोगों का सबमिट हुआ तो बताया गया था 45 दिनों के अंदर अंदर रिफंड हो जाएगा। तो 45 दिनों के अंदर अंदर हमें कम्युनिकेट करके, यानी कि मैसेज और ईमेल के ज़रिए से बता दिया गया कि आपके फॉर्म में डिफिशियंसी यानी कि त्रुटि है, कमी है। तो हमने चेक किया तो कमी में ये निकला कि जो नाम है, जो मतलब सर्टिफिकेट है, जो हमें बॉन्ड का सर्टिफिकेट मिल रखा है, उसमें जो नाम है और जो हमारे आधार का नाम है वो मैच नहीं कर रहा है। हालांकि मैच कर रहा था, एक फॉर्म में तो पूरा अच्छे से मैच कर रहा था, बाकी हो सकता है कि दूसरे लोगों का मैच ना कर रहा हो। तो इसकी भी कुछ वजह होती है, वो मैं वजह आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कि क्यों ये मैच नहीं कर रहा था। इसके अलावा दूसरी कमी ये बताई गई कि सर्टिफिकेट नंबर गलत है, मेंबरशिप नंबर गलत है। तो आइए मैं सबसे पहले तो ये जानकारी दे देता हूँ कि आधार का जो नेम है वो अलग, और जो सर्टिफिकेट पे जो नेम था, सहारा के जो बॉन्ड के सर्टिफिकेट्स थे उस पर जो नेम था वो अलग कैसे था। तो देखिए, सहारा में जो पैसे जमा हो रहे हैं वो बहुत सालों से जमा हो रहे हैं, 2010 से पहले से जमा हो रहे हैं। तो हमारे परिवार में बहुत सारे लोगों का जो आधार कार्ड बना है वो मेरे ख्याल से 2012, 13, 14 इसी के आसपास में बना है। तो सहारा में जो पैसे जमा हो रहे थे वो आधार कार्ड बनने से पहले जमा हो रहे थे, और आधार कार्ड बना है बाद में। अब आप यहाँ पे ये सवाल कर सकते हैं कि तो फिर नाम तो सेम ही रखना चाहिए था, आपको आधार में जो नेम था वही नेम आपको जो है जब आप जमा कर रहे थे वो उस टाइम पे वही रखना चाहिए था। तो देखिए, शुरू में जब जमा हो रहे थे पैसे सहारा में,
तो उस टाइम पे सबसे पहले तो वो जब जमा कर रहे थे तो ज़्यादा उसमें कुछ छानबीन नहीं करते थे, या अगर नेम में कुछ जो है मिस्टेक भी होती थी तो वो आराम से जमा होने के साथ साथ आराम से निकल भी जाते थे, कोई इशू नहीं होता था। तो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे। और जो आधार बना है वो बाद में बना है और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है नेम में। अब ये तो देखिए कुछ मिस्टेक्स तो होती हैं, जो जमा करने वाले होते हैं वो खुद ही अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, बट उस टाइम पे लोग ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे क्योंकि पैसे आराम से निकल जा रहे थे। तो आधार बना है बाद में और वो मार्कशीट के नेम से बना है, तो थोड़ा सा जो है उसमें मिसमैच हो गया और उसकी वजह से सीधा सीधा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब जो क्लेम फॉर्म था वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आधार से जमा नहीं कराया गया है तो फिर उसको निकालने के लिए आधार का इस्तेमाल क्यों? मतलब ये सवाल पैदा हो रहा है कि नहीं। आप खुद सोचिए कि जब जमा हो रहा था तो उस टाइम पे तो आधार की ज़रूरत नहीं थी, जमा हो रहा था, आराम से जमा हो जा रहा था, और जब निकालने की बारी आई तो आधार की ज़रूरत पड़ गई, और वो भी मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए है, और भी बहुत सारी शर्तें। तो ऐसा क्यों? इसके अलावा क्लेम फॉर्म रिजेक्ट करने के साथ साथ हमें बताया गया है कि आपका जो नेम है उसमें आप सुधार करवा सकते हैं, मतलब जो भी त्रुटियां हैं उनमें आप सुधार पैदा करवा सकते हैं। कहाँ से सुधार पैदा करवाएंगे? तो आप जाइए सहारा की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ से जाइए, जा करके उसमें सुधार करवाएंगे। मतलब आप खुद सोचिए कि सहारा की जो इस तरह की सोसाइटीज़ थी जो कि ये सारी स्कीम्स चला रही थी, पैसे वगैरह जमा करा रही थी, वो आज के टाइम में तो काम कर नहीं रही हैं, ऑपरेशंस तो कर नहीं रही है, ऑफिसेज वगैरह उनके बंद हो गए। हमारे यहाँ पे जितने ऑफिसेज थे उनके बंद हो चुके हैं, जहाँ से हम जमा कराते थे और जहाँ से निकलवाते थे। तो अब कहाँ से उसको सही कराएं? और अगर आप उनकी वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे और अगर आप ग्रीवेंस रजिस्टर करना चाहेंगे, अपनी शिकायत रजिस्टर भी करना चाहेंगे, तो बताया जाएगा कि जो सरकार ने ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने वेबसाइट बना रखी है सहारा रिफंड पोर्टल की, आप उस पर जाइए। तो एक तो सहारा के जितने एसेट्स थे वो सारे सीज कर लिए गए हैं, वो सब जब्त कर लिए गए हैं, उनकी सारी मशीनरी, उनके सारे एसेट्स वो सरकार के अंडर में है। और जब नाम सही कराने की बारी आ रही है तो सरकार हमें भेज रही है कि आप जाइए, जा करके उनसे, सहारा वालों से आप अपना नाम सही करवाएंगे और पैसे हम देंगे। सहारा वालों से पैसे मत लीजिएगा, पैसे हम देंगे, नाम वो सही करेंगे, क्लेम आप हमारे पास सबमिट करिएगा, क्लेम में कमियां हम निकालेंगे। लेकिन जब क्लेम की जो कमियां, क्लेम फॉर्म की जो कमियां वो दूर करने की बारी आएगी तो आप हमारे पास बताइएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि कुछ लोग जो है सरकार के बहुत तरफदार हो, बहुत बड़े फ़ैन हो, वो इसमें भी सरकार की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेगी, तो बहुत अच्छा राष्ट्र हित में काम हो रहा है, इस तरह से जो है लोगों का पैसा नहीं दिया जाएगा, वो सरकार पैसे लेगी तो इससे राष्ट्र निर्माण का काम होगा। अभी आगे चल करके इस पर भी बात होने वाली है अच्छे से डिटेल में। तो सबसे पहली बात तो ये, आप खुद सोचिए कि सरकार क्लेम फॉर्म फिल करवा रही है और क्लेम अप्लाई करवा रही है और फिर क्लेम फॉर्म में गलतियां खुद निकाल रही है, और जब गलतियों में सुधार करने की बारी आए, शिकायत करने की बारी आए, तो फिर आप जाइए सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। इसके अलावा जब हमने प्रूफ के तौर पर कि हमारा जो मेंबरशिप नंबर है, हमारा जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सही है, हमारा नेम भी सही है, क्योंकि एक जो सर्टिफिकेट था उसमें नेम भी बिल्कुल सही था, एकदम जो है आधार के साथ मैच भी हो रहा था, सब कुछ मैच हो रहा था, फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जब उसको दोबारा से रीसबमिट करने की कोशिश करी गई तो रीसबमिशन वाले फॉर्म में हमसे ये मांगा गया कि आप सबूत के तौर पर दे दीजिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसका एक स्कैन्ड कॉपी आप हमें अपलोड करके दे दीजिए। तो हमने उसका एक फ़ोटो लिया, बिल्कुल क्लियर कट फ़ोटो लिया और उसको अपलोड किया प्रूफ के तौर पे। लेकिन अपलोड करने के बाद क्या हुआ कि हमें रीसबमिट करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, क्लिक करने का वो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, क्लिकेबल ही नहीं है वो रीसबमिट का ऑप्शन। तो उसके लिए हमने शिकायत दर्ज करी सहारा रिफंड पोर्टल पे, तो उनकी तरफ से तो कोई सुनवाई हुई नहीं। फिर हमने ग्रीवांस पोर्टल पे शिकायत दर्ज करी, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने कंज्यूमर हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज करी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने अपील भी करी इसके लिए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक जगह से ये जवाब मिला कि आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, बताइए कोई जवाब है, पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। पेज को रिफ्रेश करने पे वो लॉग आउट हो जाता है। फिर दोबारा से हम सबमिट करने पे आएंगे तो फिर वही जो है हमें फाइल अपलोड करना है और रीसबमिट का ऑप्शन मिलेगा नहीं, और फिर से अगर हम उसको रिफ्रेश कर देंगे तो फिर से वापस से वो लॉग आउट हो जाएगा। और इसके बारे में हमने उनको जानकारी दी, अपील करी उनसे, तो कह रहे हैं कि वो सर्वर का इशू है। तो हम शिकायत काहे के लिए कर रहे हैं? इसी के लिए तो शिकायत कर रहे हैं कि आप इस इशू को फिक्स करिए। आप हमें उल्टा ये बता रहे हैं कि इशू है, सर्वर का इशू है। तो ये तो सीधा सीधा नेग्लिजेंस हुआ, सीधा सीधा इग्नोरेंस हुआ, मतलब कि ये साफ सीधा एकदम जो है पब्लिक की शिकायत को नज़रअंदाज करना हुआ और लापरवाही करना हुआ पब्लिक के कामकाज के साथ में। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तारीफ करें कि बहुत अच्छा है, तो राष्ट्र हित में काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, राष्ट्र निर्माण के काम हो रहा है ये। खैर दोस्तों, कहने को तो और भी बहुत सारी बातें हैं, वो हम किसी और वीडियो में कहेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके, इस पर व्यूज़ आ सके,
कम से कम हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को जागरूक कर सके। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका क्लेम इसी तरह से रिजेक्ट हुआ होगा। मेरे ख्याल से आप मान के चलिए तो 80 to 90% लोगों का क्लेम रिजेक्ट हुआ है। और आप भी बताइएगा, अगर आपका भी क्लेम रिजेक्ट हुआ है, आप भी परेशान हो तो आप भी बताइएगा। क्योंकि जिनके पैसे जाते हैं ना, उनको पता लगता है, उनको जो है दुख होता है, उनको एहसास होता है। जिनके पैसे नहीं गए होते उनको बस बैठ करके मौज करना है, कमेंट करना है, हंसना है। तो कुछ लोगों का ये काम होता है कि उनको लोगों की परेशानियों में बहुत मज़ा आता है। वो इस तरह के जो है वीडियोस देखते हैं, उनको बहुत अंदर से सुकून मिलता है कि अरे चलिए, किसी को परेशानी तो आई सरकार की वजह से। अरे नोटबंदी में जो है लोग मर रहे थे, उसमें भी मज़ा आया, कितना ज़्यादा मज़ा आया। और जीएसटी की वजह से इतने सारे बिजनेस बंद हुए, क्या बढ़िया काम। और नोटबंदी की वजह से कितने सारे बिजनेस बंद हुए, कई हज़ार कंपनियां बंद हो गई, वाह क्या बढ़िया काम किया था। इसी से तो जो है देश तरक्की करता है। कंपनियां जब बंद होती है, लोग रोड पे आते हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं होती है, महंगाई बढ़ती है, इसी से तो फ़ायदा होता है, इसी से तरक्की होती है। कुछ लोगों को लगता है कि देश इनके बगैर डेवलप कर ही नहीं सकता है। जब तक कि लोगों को कठिनाइयाँ ना आए, परेशानियाँ ना आए, जब तक लोग परेशान ना हो, लोगों को तंगी ना हो पैसों की, लोगों को खाने की कमी ना पड़े, जब तक लोगों के पास रोज़गार ना हो, तब तक कहाँ से तरक्की होगी। रोज़गार देखिए ख़त्म करने से फ़ायदा होता है। और जो है जब महंगाई बढ़ती है तो इससे जो है दनादन तरक्की होती है, डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। टैक्स वगैरह बढ़ने से कितना फ़ायदा होता है। मैं तो कहता हूँ कि टैक्स, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको जो है अपने अलग से भी टैक्सेस भरने चाहिए हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि यार महंगाई बढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनको अलग से, जैसे कि किसी सामान का प्राइस 100 रुपये है तो उनको 1000 2000 रुपये उसके लिए पे करना चाहिए, अगर वो तरक्की देखना चाहते हैं। तो इस तरह से तरक्की होती है। तो अगर तरक्की देखना चाहते हैं तो ऐसे भाई करना चाहिए है, तभी तो तरक्की होगी। बहरहाल दोस्तों, इस सब में हम बाद में जाएंगे। पहले हम मुद्दे की बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत ही राष्ट्रवादी काम हो रहा है, ये राष्ट्र निर्माण का काम हो रहा है, इससे जो है देश तरक्की करेगा, देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो उनको मैं बता दूं कि देखिए, सबसे पहले तो देश होता क्या है, आप खुद सोच करके बताइए देश क्या होता है। देश किससे बनता है? देश के लोगों से ही तो बनता है ना, आवाम से ही, पब्लिक से ही बनता है, जनता ही से बनता है ना। और सरकार किसके लिए बनती है? जनता के लिए बनती है या फिर जो है जनता सरकार के लिए होती है? ये बताइए। सरकार का काम होता है जनता की सेवा करना, या फिर जनता का काम होता है सरकार की सेवा करना और अपने पॉलिटिकल लीडर्स की सेवा करना, अपने राजनेताओं को खुश करना। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि अगर सरकार पब्लिक से पैसे चूस ले और पब्लिक के पैसे सरकार के पास चले जाए तो इससे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे देश जो है डेवलप करेगा, तो मैं उसे कहना चाहूँगा कि आपके पास जितने पैसे पड़े हों वो आप दे दीजिए सरकार को, नहीं तो पार्टी फंड के नाम पे जमा कर दीजिए, अपने राजनेताओं को दे दीजिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए, चंदा दे दीजिए। सिर्फ पैसे ही नहीं, आप अपनी ज़मीनें बेच करके दे दीजिए, जो भी आपके पास एसेट्स हो, अपने घर वगैरह सब बेच करके दे दीजिए, रोड पे आ जाइए, तरक्की तो होगी। इसी को तो तरक्की कहते हैं, घर से जो है फिर रोड पे आना। क्योंकि मैं इस तरह के आजकल जो है वीडियोस भी देखता हूँ, काफ़ी सारे लोग इस पर भी अच्छा आर्ग्यूमेंट करते हैं और बहुत अच्छे लॉजिक भी देते हैं कि अगर हम कार से बाइक पे आ जाए, फिर बाइक से साइकिल पे आ जाए, तो इससे देश तरक्की करेगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं तो वो ऐसा करें कि जितनी भी जमा पूंजी उनके पास हो वो सरकार को दे दें, और सरकार जो है फिर तरक्की खूब करवाएगी देश का। क्योंकि सरकार बहुत अच्छी होती है, देख नहीं रहे आप कि सरकार कितना ख्याल रखती है। और बहुत सारे लोगों को मजबूत सरकार चाहिए होती, मजबूत सरकार इन द सेंस की जो कि जनता में अपना डर पैदा करके रखे, जनता को दबा करके रखे, जनता की आवाज़ को दबाए। जो कि जब जनता अपने अधिकारों की मांग करे या फिर जब जनता के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो और उसके लिए वो आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ को दबाए, दमन करे, इस तरह की पावरफुल सरकार चाहिए है लोगों को, जो कि बिल्कुल भी पब्लिक की ना सुने, एकदम जो है पब्लिक की पूरी आवाज़ को, अधिकारों को, सब कुछ दबा करके रख दे। ऐसी सरकार से तरक्की होती है देश की, तब देश मजबूत होता है। तो जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये राष्ट्र जो है ये किससे बनता है, तो राष्ट्र बनता है लोगों से। और ये राष्ट्र निर्माण क्या होता है और क्यों होता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं? तो देखिए, राष्ट्र निर्माण का ये क्या महत्व होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों ये ज़रूरी होता है? तो राष्ट्र निर्माण तो इसीलिए होता है ना कि जो राष्ट्र के लोग हैं, जो जनता है, वो खुश रहे, खुशहाल रहे, उनकी तरक्की हो, जनता को सारी सुख सुविधाएं मिले, जनता के दुख दूर हो, जनता की परेशानियां दूर हो। इसीलिए तो ये जो है सरकार भी चुनी जाती है, और इसीलिए तो जो है ये राष्ट्र निर्माण के काम होते हैं, ये डेवलपमेंट होते हैं, ये सड़कें बनती हैं या ब्रिज बनते हैं या रेलवेज वगैरह, मतलब जो भी विकास कार्य होते हैं, जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो चाहे किसी भी तरह के काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल खुले या फिर कॉलेजेस खुले, स्कूल खुले, यूनिवर्सिटीज़ खुले, जितने भी ये विकास के कार्य होते हैं, ये किस लिए होते हैं?
अल्टीमेटली जनता को सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए, कि जनता को खुशहाली मिले, जनता सुखी रहे, जनता के दुख दूर हो, इसीलिए तो होते हैं ना। इन सब का मकसद क्या है, मतलब क्या है? आप खुद सोचिए कि ये जो आप देखते हैं रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कहीं बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, तो इनके बनने का क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है? अल्टीमेटली आखिर में जा करके इससे हमें क्या हासिल होना है? हम तरक्की किस लिए कर रहे हैं? क्यों डेवलपमेंट चाहते हैं? डेवलपमेंट इसीलिए चाहते हैं ना कि हम खुशहाल रहें, हमारे दुख दूर हो, हमारी परेशानियां जो हमें दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो, हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो, बेहतर से बेहतर हो। तो जनता के पैसे ले लेने से या फिर जनता के अपने पैसे ना मिलने की वजह से क्या जनता खुश होती है? क्या लोगों में खुशहाली आती है? क्या लोगों के दुख दूर होते हैं? क्या लोगों को सुख पहुंचता है? अभी जो आप परेशानियां झेल रहे हैं या फिर परेशानियां झेलने की बात कर रहे हैं कि हम तो परेशानियां झेलेंगे और परेशानियां लोगों से झेलवाएंगे भी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण करना है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है। तो आप ये खुद सोचिए कि अगर जनता के ही पैसे जनता को ना मिले, पब्लिक के पैसे पब्लिक से छीन लिए जाए, ना दिए जाए, तो क्या इससे पब्लिक खुश होगी? पब्लिक में खुशहाली आएगी? क्या इससे जनता के दुख दूर हो जाएंगे? तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि पब्लिक के पैसे पब्लिक को दे देने से, जनहित में काम कर देने से वो डेवलपमेंट नहीं होता है? यही तो असली डेवलपमेंट होता है, यही तो डेवलपमेंट का मतलब होता है। और डेवलपमेंट का गोल भी यही होता है कि अल्टीमेटली हमें अपनी पब्लिक को खुश करना है, अपनी पब्लिक को खुशहाल देखना है, सुख देना है। तो अगर पब्लिक के पैसे सरकार ले ले और फिर आप कहें ये तो जनता के लिए कर रही है सरकार, ये तो राष्ट्र के लिए कर रही है सरकार, ये तो देश के लिए कर रही है सरकार, तो देश कौन है, जनता कौन है, राष्ट्र कौन है? ये सारे लोग ही तो हैं। किनके लिए कर रही है सरकार? किनके लिए करना है सरकार को? लोगों के लिए ही तो करना है। तो इसके बारे में आप लोग सोचें और अपनी राय दें, कमेंट करके बताएं। हालांकि अभी और भी वीडियोस आने हैं ये सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में, अभी तो काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे। और आप लोग अपनी परेशानियां भी बताएं, शेयर करें। तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपका भी क्लेम रिजेक्ट हुआ है, अगर आप भी परेशान इसको लेकर के कि आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सब मिल करके इकट्ठा होकर के कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको इसका कुछ सॉल्यूशन भी जल्दी दे दूँ। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चेक करिए हमारे चैनल का अबाउट सेक्शन, आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, उसके ज़रिए से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।